गुड मॉर्निंग। मैं सुबोध कुमार आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। डिमांड सीरीज का आज चौथा वीडियो है। एक चीज़ आप लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछले जो वीडियो थे, शुरुआती के वीडियो, और इधर जो दो चार वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, तो उसके क्वालिटी में अगर कुछ डिफरेंसेस आप लोग को लगे तो सूचित करें। आप लोग सूचित ना करते हैं तो इससे पता नहीं चल पाता है, फीडबैक ज़रूर दें। मैं अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। और ये जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसको निर्धारित करने वाले कारक भी कह सकते हैं। ये जो पीछे का वीडियो था मांग फलन, आप पीछे के वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था मांग फलन के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr t e p y एंड yd। ये dx मतलब x वस्तु की मांग, और ये सब कारक हैं। एक है कीमत, एक है संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आदत, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, जनसंख्या, आय और आय का वितरण। तो ये सभी कारक मांग को प्रभावित करता है। इसलिए इन कारकों का मांग के साथ संबंध है, और इसी संबंध को हम मांग फलन बताए थे। लास्ट वीडियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से वॉच कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर परेशानी तो होगी। तो पिछले क्लास में मैंने जो भी बताया था कारक मांग फलन का, उन कारकों का जिक्र आज के क्वेश्चन में होगा। और आज के क्वेश्चन में ही क्यों, आगे कई क्वेश्चन बनेंगे जिसमें इन सब बिंदुओं का, यानी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, जनसंख्या, आय को हम कह सकते हैं उपभोक्ता की आय का वितरण, ये सभी जो कारक हैं कई क्वेश्चन से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये कारक आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, भाई बताइए मांग में कमी का कोई 3 कारण। अरे मांग में कमी आएगा तो कब कमी आएगा? जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और क्या हो सकता है? लोगों की आय घट जाएगी। जैसे अभी लॉकडाउन में लोगों की आय घट गई है, कितने का व्यवसाय ठप हो गया है, कितने लोग बेरोजगार हो गए, इनकम घट गया। और इनकम जब घट जाएगा तो स्वाभाविक है उनकी क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग में कमी आना स्वाभाविक है। उसी प्रकार और भी कारक हैं, तो आप वहाँ पर जवाब ऐसे दे सकते हैं। उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है मांग में वृद्धि का कोई 3 कारण बताएं, तो उल्टा कर देंगे। जहाँ आय में कमी आ रही थी, आय में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे अब लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो अनलॉक हो रहा है, अब लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मांग को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को समझना होगा, और ये तभी समझ पाएंगे जब हर चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियसली नोटिस में रखेंगे। नहीं रखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं, पहले हम देख लेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो कारक तो आप लोग को दिख रहा है, यही सब कारक है। और मैंने 2 पॉइंट पहले से यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके रखा है, क्योंकि लिखने के समय टाइम ज़्यादा लगेगा, और कुछ इसमें है नहीं विशेष। तो क्वेश्चन क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारित करने वाले कारक। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। यानी कि कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है किसको, डिमांड को, किसी भी गुड्स का, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
यानी कि मांग के निर्धारक तत्व। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो यही सब, इन सबों का मीनिंग आप लोग को पता है। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय, जनसंख्या, यही मांग के निर्धारक तत्व हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने पहले पॉइंट में किसको रखा? वस्तु की कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स। वस्तु की कीमत, देखो मांग जो है ना, निर्भर तो करता है कई चीजों पर, जनसंख्या पर, आय पर, लेकिन उसमें क्या होता है कि जनसंख्या में अचानक परिवर्तन नहीं आता है, वो ग्रेजुअली जो है सो वो धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा, या कहीं कमी भी आती है तो वो धीरे धीरे कमी आती है। आय भी अचानक ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन आपका सुबह में कुछ इनकम था, शाम तक कुछ हो जाए, तो इस तरह का इनकम नहीं होता। लेकिन चीज़ों के कीमत में जो होता है ना, वो आपको सुबह में कुछ रेट रहेगा, शाम तक कुछ रेट हो जाएगा। ये पर डे हर मूवमेंट में प्राइस चेंज होता है। तो तत्कालिक प्रभाव और जो ये कहिए कि जो क्विक इफेक्ट डिमांड पर जो पड़ता है वो प्राइस का ही पड़ता है। बाकी चीज़ों का पड़ता है तो वो तुरंत नहीं पड़ता है। तुरंत किसका प्रभाव पड़ता है? कीमत का। आप देखिए ना, आपके पेरेंट्स का आज जो इनकम है तो क्या होगा? शाम तक बहुत बढ़ जाएगा क्या? कल ज़्यादा हो जाएगा क्या? या अचानक कल घट जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, होगा भी तो बहुत कम। लेकिन चीज़ों के रेट में आपको ये अंतर देखने को मिलेगा, कभी कुछ रेट कभी कुछ रेट। प्राइस शॉर्ट टर्म में यूज होगा, अल्पकाल में यूज होगा, और बाकी जो टर्म होंगे, इनकम, पॉपुलेशन, ये सब का लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होता है। हालांकि इफेक्ट डालता है, इसलिए सब पॉइंट का हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिए हैं? वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स। इसमें मैंने क्या लिखा? वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है, और जब कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये चीज पर तो विशेष बात नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने किया था। इंग्लिश में प्राइस ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। यहां पर एक पॉइंट छूट गया है। प्राइस ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ये वर्ड यहां पर छूटा हुआ था। नॉर्मली देयर इज मोर डिमांड एट अ लोअर प्राइस। अधिक डिमांड होता है लोअर प्राइस पे, एंड लेस डिमांड एट हायर प्राइस। कम डिमांड होगा कहां पर? जब प्राइस हाई होगा। क्लियर? अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कोई एक वस्तु जैसे आप खरीदने जाते हैं, आपको जैसे गर्मी का समय है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने गए तो जैसे थम्स अप हुआ तो थम्स अप दीजिएगा, आप मांगते हैं थम्स अप, कितना प्राइस है पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप पूछ लें कि पेप्सी का क्या प्राइस है, या स्प्राइट का क्या प्राइस है, 7 अप का क्या प्राइस है। और स्प्राइट का भी आपको टेस्ट पता है, थम्स अप का भी टेस्ट पता है। अब यदि आपको लगे कि स्प्राइट बहुत कम कीमत पर अवेलेबल है, तो हो सकता है कि आप थम्स अप को छोड़ करके क्या करें? स्प्राइट ले लें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तो कोल्ड ड्रिंक्स ही है ना, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिस्थापन है। तो वहां पर क्या करते हैं हम? थम्स अप को छोड़ करके स्प्राइट ले लिए। तो थम्स अप के डिमांड को, थम्स अप के प्राइस तो इफेक्ट डालता ही डालता है, साथ साथ उससे जो रिलेटेड होंगे गुड्स उसके प्राइस भी इफेक्ट डालते हैं, जैसा कि यहां पर स्प्राइट डाल रहा है। हाँ, आप कहिएगा कि थम्स अप के डिमांड को मिल्क का प्राइस इफेक्ट डालेगा,
या टी एंड कॉफ़ी का प्राइस इफेक्ट डालेगा या कोई वाइन का प्राइस इफेक्ट डालेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो गुड्स का थम्सअप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर? हम आगे बताएंगे। संबंधित वस्तु को दो कैटेगरी में रखेंगे, एक प्रतिस्थापन और दूसरा पूरक। प्रतिस्थापन इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट और पूरक इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री। तो ये जो अभी बताए कि पेप्सी और सेवन अप को ले लीजिए, या ठीक है पेप्सी को भी ले लीजिए, या स्प्राइट ले लीजिए, या थम्सअप ले लीजिए, ये सभी क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, प्रतिस्थापन है। यानी कि हम थम्सअप के जगह स्प्राइट और स्प्राइट के जगह थम्सअप का इस्तेमाल करेंगे, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों से हमारे जो आवश्यकता है वो फुलफिल होगा, हम संतुष्ट होंगे। लेकिन जब हम कार पेट्रोल की बात करते हैं तो कार और पेट्रोल दोनों हो जाता है पूरक, यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड्स हो जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि कार रहेगा तो काम चल जाएगा, पेट्रोल नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, दोनों की जरूरत होगी। बिना पेट्रोल का कार कोई काम का नहीं और बिना कार का पेट्रोल कोई काम का नहीं। तो दोनों का दोनों होना जरूरी है, इसलिए दोनों कंप्लीमेंट्री है। और प्रतिस्थापन का जो बता रहे हैं उसमें दोनों होने की जरूरत नहीं है, एक रहेगा तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक घूंट पेप्सी लें और एक घूंट थम्सअप लें, एक घूंट स्प्राइट लें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक आइटम लेंगे, काम मेरा चल जाएगा। उसी तरह चाय और कॉफ़ी भी होता है, ये भी क्या है? प्रतिस्थापन है। तो प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु ये दोनों संबंधित वस्तु के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कैटेगराइज नहीं किए हैं क्योंकि आंसर का शेप बड़ा हो जाएगा। संबंधित वस्तु की कीमत शॉर्ट कर दी है। संबंधित वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करता है। क्लियर? जैसे चाय की कीमत कॉफ़ी की मांग को और कॉफ़ी की कीमत चाय की मांग को प्रभावित करता है। चाय की कीमत अप एंड डाउन हो रहा है चाय का प्राइस, और चाय के प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है तो चाय के डिमांड पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इधर कॉफ़ी जो है उसके प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्राइस उसका कांस्टेंट है, स्टेबल है। लेकिन फिर भी चाय के प्राइस में चेंजिंग के कारण कॉफ़ी का डिमांड इफेक्टेड हो जाएगा। क्यों होगा? स्वाभाविक है कि चाय यदि महंगा हो जाएगा तो कुछ लोगों को लगेगा ना कि जब चाय भी महंगा ही हो गया तो चाय क्यों पिए, चलते हैं कॉफ़ी क्यों नहीं पी लें। तो चाय के कस्टमर किधर शिफ्ट कर जाएंगे? कॉफ़ी की ओर। स्वाभाविक है। इसमें और एग्जाम्पल दे सकते थे, कार पेट्रोल वगैरह भी दे सकते थे, तो आंसर तो बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस the demand of a goods, such as price of tea influences demand of coffee and vice versa। यानी कि टी का प्राइस कॉफ़ी के डिमांड को और कॉफ़ी के प्राइस टी के डिमांड को अफेक्ट करेगा। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अब आप देख सकते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन कारक यानी तीन कारण जो मांग को प्रभावित करता है उसको बोर्ड पर मैंने लिखा है। पहला है उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, या केवल आदत, रुचि, फैशन को ले सकते हैं। चौथा आय और पांचवा जनसंख्या। इसके अलावे भी है वस्तु की उपयोगिता को भी आप ले सकते हैं। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, उसका जिक्र अभी नहीं किए हैं और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 5 पॉइंट का एक्सप्लानेशन कर दिए, बहुत हो गया। और एक आध दो पॉइंट तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। बेस तो आप लोग को मिल चुका है, आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर मैंने जिस तीसरा पॉइंट जो लिया है आदत, रुचि, फैशन, क्या आदत हमारी मांग को नहीं प्रभावित करता है? जिस व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत होती है, या आपको अब तक जिस वस्तु की आदत नहीं थी और अब आदत लग गई, तो जब आदत लग गई तो आप क्या देखेंगे, जब आदत नहीं थी तो हम उसका मांग नहीं कर रहे थे, अब आदत लग गई तो उसका मांग अधिक कर रहे हैं। जितना ज्यादा किसी चीज का आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे उतना ही ज्यादा उस वस्तु का मांग भी आपके द्वारा बढ़ जाएगा। जिस वस्तु के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, मांग उसका अधिक हो जाएगा। फैशन को लिए देखते हैं, वस्तु का या
खास करके पहनने का, कपड़े लत्ते के मामले में, खाने पीने के मामले में, शौक के मामले में, ये फैशन बदलते रहता है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ फैशन में आता है उस चीज़ का मांग बढ़ जाता है। फिर जैसे फैशन ख़त्म होता है, यानी ओल्ड हो जाता है, ऑड फैशन हो जाता है, हम उसका मांग कम कर देते हैं। पहले लोग घर में, गांव में लुंगी है, धोती है, कुर्ता है, पजामा है, इन चीज़ों को पोशाक के रूप में ज़्यादा यूज करते थे। पहनने का वस्त्र वही ज़्यादा हुआ करता था। महिलाओं में सलवार सूट वगैरह का क्रेज ज़्यादा था। लेकिन क्या देखते हैं आज के समय में, क्या उन चीज़ों की कीमतें अभी बहुत बढ़ गई है जिसके कारण हम उन चीज़ों का मांग कम कर दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी इन चीज़ों का कीमत अन्य चीज़ों के, अन्य पोशाकों के तुलना में बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम इसका मांग कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका फैशन नहीं है। इसके जगह आज के समय में टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, घर में रफ यूज करने के लिए लोग ट्राउजर यूज करते हैं, लोग कैपरी हुआ, हाफ पैंट हुआ, इन सबों का धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। यही सब फैशन में है, तो इन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा है। तो जैसा फैशन वैसा डिमांड। फैशन जिसका ज़्यादा होगा उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा। यानी फैशन भी, आदत भी, रुचि भी कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करता है। इसलिए मांग को प्रभावित करने वाले ये भी एक कारक हुआ, इसका भी मैंने यहाँ जिक्र कर दिया। और इंग्लिश में यहाँ लिख दिया हैबिट, टेस्ट, फैशन। देयर इज these factor also influence the demand of a commodity. For example, when any commodity is in fashion, then demand of that commodity is high. यानी कोई भी commodity फैशन में होगा तो उसका डिमांड क्या होगा? अधिक होगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बेस जो होना चाहिए, मीनिंग यही निकल करके आ रहा है, इसमें संकेत यही आ रहा है कि फैशन बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है आय को। देख सकते हैं इनकम। इनकम भी मांग को प्रभावित करता है। और देखिएगा, पहला जो पॉइंट हम लिए थे वस्तु की कीमत, तो वहाँ वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध था, यानी कि कीमत अधिक होने से मांग कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया है? आय का मांग के साथ धनात्मक संबंध, यानी कि वहाँ ऋणात्मक था, वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध, यहाँ पर आय और मांग में क्या है? धनात्मक संबंध है। यानी कि आय अधिक होने से मांग भी अधिक होंगे और आय कम होने से मांग भी कम होंगे। इंग्लिश में देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, दैट इज लेस डिमांड एट लोअर इनकम, दैट इज लेस डिमांड एट लोअर इनकम एंड हाई डिमांड एट हायर इनकम। कम आय पर अधिक मांग नहीं होगा, इसमें होगा कम आय पर कम मांग और अधिक आय पर अधिक मांग। गलती नहीं कीजिएगा कि जैसे लोग कीमत और मांग में जैसे देते हैं ना कि कम कीमत पर अधिक मांग, उसी तरह से कम आय पर अधिक मांग भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये दोनों, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, आय भी क्लियर हो गया। आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। जनसंख्या, जिस प्रकार से मैंने आय का एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि आय का मांग के साथ जैसे प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, एक समानुपातिक रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इनकम और डिमांड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे इनकम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ते जाएंगे। सेम कंसेप्ट आपका पॉपुलेशन के साथ भी चलेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मांग भी बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी तो मांग भी घटेगी। यानी जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं वैसे ये पॉइंट आपका क्लियर, तो ये भी पॉइंट क्लियर। केवल जहाँ आय है वहाँ पर आपको जनसंख्या पुट कर देना है, इसलिए इस पॉइंट पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट आप लोग का हो गया। अगला 6ठा, 7वां, 8वां कई पॉइंट बनते हैं, आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं। जैसे एक तो ले सकते हैं वस्तु की उपयोगिता, जिस वस्तु की उपयोगिता अधिक होगी उसकी मांग भी अधिक होगी। आप बताइए ना, पानी में ज़्यादा उपयोगिता है या कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा उपयोगिता है? पानी में ज़्यादा उपयोगिता है या दूध में ज़्यादा उपयोगिता है? सबसे ज़्यादा उपयोगिता किसका है? पानी का। तो हम पानी ज़्यादा पीते हैं कि दूध पीते हैं? अरे पानी खरीदना भी पड़ेगा तो हम पानी खरीदेंगे, क्योंकि उसमें उपयोगिता क्या है? अधिक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ बहुत सारे हैं जिसको हमको पर डे खरीदना पड़ता है।
हम पर डे उसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उपयोगिता है, ज़्यादा उपयोगिता है। और भी चीज़ों को खरीदते हैं, जैसी उपयोगिता वैसी मांग होती है। इसके अलावे एक पॉइंट आप लोग को छोड़ दिए, वो पॉइंट था भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। उसको भी आप लिख सकते हैं कि भविष्य में जिस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होती है उस वस्तु की मांग भी अधिक होती है, जिस वस्तु की कीमत घटने की संभावना होती है उसकी मांग भी कम होती है। क्यों होती है? विशेष रूप से हम चर्चा लास्ट वीडियो में किए हुए हैं, वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और ज़्यादा नहीं जिक्र करेंगे। सब पॉइंट तो आप लोग को पता ही है, डिमांड फंक्शन में कितने पॉइंट थे। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।